आइए सीधे गोरखपुर ले चलते हैं, जहां पर संवाददाता उपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, क्या कुछ अपडेट्स हैं चुनाव को लेकर के? क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं इस वक्त वोटिंग परसेंटेज कहां तक पहुंचा, क्योंकि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है? क्या कुछ तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं? देखिए, जो गोरखपुर में गोरखपुर शहर की बात करें तो थोड़ा सा परसेंटेज जो है वो 36 के आसपास है। तो वो थोड़ा सा सुस्ती कही जाएगी। जिस तरीके से यह मुख्यमंत्री का शहर है, अपना शहर है, एक्चुअली वो चुनावी मैदान में है, तो इस तरीके से थोड़ी सुस्ती जरूर है। लेकिन इसके सराउंडिंग्स की जो बात की जाए, इसके अलावा जो 8 सीटें पर हैं टोटल, मैं बता दूं कि गोरखपुर जिले की 9 सीटें हैं, जिसमें से 8 और जो सीटें हैं उसमें जो अभी तक का जो चुनावी रुझान जो आंकड़ा कह सकते हैं वो बिल्कुल जो है एवरेज है। और जिस तरीके से अनुमान लगाया जा सकता है, आंकड़े जो कह सकते हैं पूर्ववर्ती चुनाव के जो नतीजे हैं उनको अगर देख के कहा जाए तो निश्चित तौर पे यह 50 के ऊपर रहेगा और 60 के आसपास जाने की उम्मीद है, जैसा कि मैं उम्मीद कर पा रहा हूं। भूपेंद्र, अगर 2017 की बात की जाए तो 2017 में भी 55% के आसपास वोटिंग परसेंटेज रहा था। अगर आप दोबारा से ऐसा ही लगभग अनुमान लगा रहे हैं कि 55-60 के बीच में वोटिंग परसेंटेज जाता है, तो इसको क्या समझा जाए कि सरकार के लिहाज से जो दावे किए जा रहे हैं लगभग वही तस्वीर उभर करके आएगी, या फिर अगर थोड़ा ज्यादा होता तो कुछ तस्वीर में बदलाव देखने को मिलता? क्या कुछ आपका निश्चित तौर पे जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी जब वोटों का जो है आंकड़ा बढ़ता है, जिस तरीके से पोलिंग होती है, तो निश्चित तौर पे यह अंदाजा लगाया जाता है कि जो है लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोग सरकार बदलना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी चल रहा है और जो आंकड़े की हम बात करें तो आंकड़ा जो चल रहा है, ऐसा लगता नहीं है कि बिल्कुल कोई सरकार में परिवर्तन होने जा रहा है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें होने जा रही है। लेकिन बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये मुख्यमंत्री का साथ है और उस लिहाज से मुख्यमंत्री, देखिए गोरखपुर का जो इर्द का जो इलाका है, जो गोरखपुर का जो आसपास के जो क्षेत्र है, वहाँ देखिए कभी भी जो है और जो प्रदेश के जो समीकरण होते हैं उससे कुछ न कुछ भिन्न समीकरण और कुछ अलग समीकरण यहाँ गोरखपुर के आसपास के दिखाई देते हैं, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है एक जनाधार वाले नेता माने जाते हैं। यहाँ ये भारतीय जनता पार्टी का अभेद किला माना जाता है गोरखपुर। तो इस तरीके से इस लिहाज से देखा जाए तो बिल्कुल गोरखपुर में इस तरह की कहीं कोई सिनेरियो नहीं हो सकती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल जो स्थितियां हैं वो 2017 की है। 2017 की स्थितियां बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो एक अलग बात थी। 5 साल सरकार चली तो उसके कहीं न कहीं किन्हीं सीटों पर जो है थोड़ा बहुत जो एंटी इनकमेंसी फैक्टर जो दिखाई देता है, सरकार से जो लोगों का थोड़ा सा इस तरह से नाराजगी होती है वो दिखाई देती है। लेकिन इस तरीके का बिल्कुल नहीं है। अब जैसे ग्रामीण है गोरखपुर का, जो गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा है, इसके अलावा चौरी चौरा है, तो तमाम जो है अटकलें लगाई जा रही है कि यहाँ से कुछ थोड़ा मोड़ा 19-20 का या कांटे की टक्कर हो सकती है। लेकिन गोरखपुर के पेरीफेरी में बात करें तो इस तरह का बिल्कुल नहीं है। सारे समीकरण यहाँ ध्वस्त माने जाते हैं। सारे जो कयास होती है वो बिल्कुल यहाँ अलग होता है, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है गोरखपुर और कई दशकों से गढ़ रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री खुद जो है यहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ये उनका जो है वो कर्मभूमि है, तो सारे समीकरण यहाँ ध्वस्त माने जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण बता दें कि गोरखनाथ मंदिर के महंत है, तो जितनी पार्टियां जो विपक्षी पार्टी है वो जितना वोट पाती है उतना लोग, मैं उनके प्रसिद्धि की बात बताते हैं, गोरखनाथ मंदिर की महत्ता अगर बताने की बात हो तो जितने लोग जो है विपक्षी पार्टियां वोट पाती है उतना लोग मकर संक्रांति के दिन वहां खिचड़ी चढ़ाने जाते हैं। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल सारे समीकरणों से अलग समीकरण जो है गोरखपुर का होता है। जी चलिए, मृगांक हमारे साथ जुड़े हैं बलिया से। मृगांक का रुख कर लेते हैं। मृगांक, बलिया में क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है? वहां क्या कुछ सूरत हाल है? वोटिंग परसेंटेज कहां तक पहुंचा है और क्या लगता है शाम 6 बजे तक यह आंकड़ा कहां जाकर रुकेगा? प्रीति, देखिए लगभग 7 विधानसभा सीटों में से कम 4 विधानसभा सीटें तो हमने सुबह से घूम ली हैं और सुबह के वक्त जो पोलिंग परसेंटेज था वो काफ़ी उत्साहित करने वाला था और उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ा वो, और 11 बजे तक वो पोलिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा दिखाई देने लगा, हजूम दिखाई देने लगा। और स्पेशली जो न्यू वोटर्स थे वो निकल कर आ रहे थे और महिलाएं जो थी, कई महिलाएं, तो मैंने कई पोलिंग बूथ पर तो सुबह भी जाके देखा तो कि वो सुबह ही वोट डाल गई। 11 बजे तक ये ट्रेंड रहा। इनफैक्ट थोड़ा सा स्लो हुआ।
सालों साल चलने की गारंटी चाहिए तो सिर्फ स्प्लाइस प्लाई लगवाइए। तो सिर्फ स्प्लाइस प्लाई ही लगाओ। स्प्लाइस प्लाई, सालों साल इंटीरियर का इंश्योरेंस पाओ। ज्यादातर लोगों ने अपना वोट कास्ट कर दिया, लेकिन मैंने उनसे काफी देर से चर्चा भी कर रहा हूं और कह भी रहा था कि टीवी पे प्रसारण होने वाला है तो यहाँ रुक जाए, तो काफी लोग रुके हुए हैं और अपनी अपनी बात कहना चाहते हैं। देखिए, चुनाव लगभग 6वें चरण में है और होली भी आने वाली है, सियासत का रंग भी यहाँ देखने को मिल रहा है और चुनाव अब निर्णायक दौर में आ गया है। भाई साहब, क्या सोच के वोट डाला, क्या मुद्दा हावी रहा दिमाग पर जब वोट डालने गए आप? राष्ट्रीय मुद्दा था। क्या मुद्दा था? राष्ट्रीय तो बहुत बड़ी चीज है, राष्ट्रीय मुद्दा क्या रहा? राष्ट्रीय हित के लिए मोदी जी बहुत कुछ किए हैं जी, जो पूरे वर्ल्ड में आज नहीं, ये राष्ट्रीय हित तो बहुत बड़ी चीज हो गई। ये फेफना विधानसभा है, लाइट की समस्या है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, खाद की समस्या है, तमाम सारी ऐसी चीजें, इनको लेके कोई मतलब मुद्दा है या केवल सिर्फ सीधा राष्ट्रीय मुद्दा? पहले लाइट की समस्या थी। हाँ, 22 घंटा लाइट मिलती है। अच्छा जी, कभी बिजली का बिल कितना भरना पड़ता है? भाई साहब, आप बताइए, वो राष्ट्रीय मुद्दे की बात कर रहे हैं, आप मुझे एक बात बताइए, ये चुनाव जो है, आप लोग आप तो युवा आदमी हैं, ठीक है ना, आप वोट कार्ड कस के आए हैं और युवा एक तस्वीर बदलता है देश की। आप ये बताइए कि आप लोगों ने क्या सोच के वोट डाला है? सर जी, हमने तो ये सोच कर वोट दिया, पहले रोजगार, जो रोजगार की बात करेगा, एजुकेशन की बात करेगा, मेडिकल की बात करेगा, कानून व्यवस्था की बात करेगा, हम उसको वोट किए हैं जी। हमको यही सोच कर वोट किया है, कानून व्यवस्था, एजुकेशन सही होना चाहिए जी, तभी हम तरक्की करेंगे। मैं इस इलाके में पिछले 2 दिन से हूँ, लगातार दिख रहा हूँ, कुछ यहाँ मतलब खासा मुझे कोई एजुकेशनल सेटअप या ऐसी तरह की सारी चीजें दिखाई नहीं दे रही, मतलब कुछ ग्रामीण प्रवेश सा दिखाई देता है। तो आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब जो सरकार आए अब उसमें कुछ नया विकास और नई चीजें आनी चाहिए? यहाँ तो नई चीजें आनी चाहिए जी, बदलाव होना चाहिए जी। एजुकेशन सिस्टम, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की लगातार मांग हो रही है, फिर मेडिकल कॉलेज की मांग हो रही है, ये तो होना चाहिए, जो भी आए दे। लेकिन रोजगार, हम लोग स्टूडेंट है, एक तरह से बीएड कर रहे हैं हम जी, ठीक, और काफी समय से ये लोग तो विकास और अपने रोजगार के मुद्दों की बात कर रहे हैं मृगांक, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि दोपहर के बाद से मामला थोड़ा ठंडा पड़ गया है। अगर वोटिंग परसेंटेज यहाँ कम रहता है 2017 के बनस्पत, तो फिर क्या तस्वीर देखने को और सुनने को मिल सकती है? फिर यहाँ से बलिया क्या कुछ कहता है? प्रीति, देखिए, मैं लगातार चुनाव को फॉलो कर रहा हूं और मेरे ख्याल से ये पांच राउंड में कवर कर चुका हूं, केवल एक राउंड कवर नहीं किया था। उस 5 राउंड में मुझे एक चीज साफ तौर पे दिखाई दे रही है कि शहरी क्षेत्रों में वोट प्रतिशत जो है काफी कम है, वहां उदासीनता दिखाई दे रही है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए, प्रसारण देखने के लिए ये लोग सब यहाँ इधर उधर इकट्ठा थे, लेकिन जैसे ही प्रसारण शुरू हुआ, ये लोग मतलब ये उत्सव है, लोकतंत्र का उत्सव है और उत्सव में भाग लेने के लिए लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो साफ तौर पर देख सकते हैं ये वोट डाल चुके हैं अपना, और अब इनके परिवार वाले हैं वो वोट डाल रहे हैं, उसके बाद ये लोग यही मौजूद हैं। तो ये पूरा जो आज सारे दिन उत्सव होने वाला है उसमें भाग ले रहे हैं। तो गांव क्षेत्र के अंदर जो है वोट प्रतिशत काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, शहरों के अंदर उदासीनता दिखाई दे रही है। मैं यही समझना चाह रही हूँ मृगांक, शहरी क्षेत्रों में ये उदासीनता क्यों देखने को मिल रही है? ऐसा कौन सा विषय है जिसको लेकर के सरकार जनता के साथ कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश नहीं कर पा रही कि लोग जब आज छुट्टी भी दी जाती है वोटिंग के लिए, बावजूद इसके अपने घरों से बाहर निकल करके वोट कास्ट करने नहीं पहुंच रहे पोलिंग बूथों पर? वजह क्या है इसके पीछे? देखिए प्रीति, मेरी कई लोगों से बातचीत हो रही थी, शहरी क्षेत्र में था मैं सुबह। दया शंकर सिंह जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जो बलिया की जो शहर की सीट है उससे चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं शहर में भी था, तो वहां महिलाएं तो आ रही थी, लेकिन मतलब कोई ऐसा एक्साइटमेंट नहीं दिखाई दे रहा था कि चुनाव है उसमें वोट डालने जाए। तो मुझे लगता है कि सभी पार्टी के वोटर, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे समाजवादी पार्टी के हों, ज्यादातर लोग वोट मेरे ख्याल से चुनावों को लेकर के उत्साह की कमी देखी जा रही है। बलिया से मृगांक हमें लगातार तस्वीरें दे रहे हैं। लौटूंगी मृगांक आपके पास, हमारे साथ गोरखपुर से ही संजीव सिंह जुड़ गए हैं, उनके मैं रुक कर रही हूँ। अरशद जमाल भी हमारे साथ हैं। अरशद, आपके पास भी आऊंगी, संजीव का पहले जरा मैं रुक कर लूं। संजीव, क्या कुछ तस्वीर आप जिस पोलिंग सेंटर पर मौजूद हैं, और जैसा कि मृगांक कह रहे हैं कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर तो वोटर्स जा रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन शहरी इलाकों में ऐसा नहीं देखने को मिल रहा। कम संख्या में लोगों का वोटिंग के लिए टर्नआउट करना, क्या तस्वीर उभर करके आती है?
बिल्कुल सही कहा हमारे सहयोगी ने। और इस समय हम गोरखपुर के बूथ संख्या जो है 322 में हैं और हम अपने कैमरामैन से भी कहेंगे कि आप देख सकती हैं कि हमारे पीछे जो है जो सेंटर बना, बूथ बना हुआ है, वहां पे अगर भीड़ की बात की जाए तो मतदाताओं में कोई भी बहुत ज्यादा जोश देखने को नहीं मिल रहा है। चंद लोग जो है अपने मत का सिर्फ प्रयोग करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, यानी कि जो बूथ है वहां पे जो है सन्नाटा छाया हुआ है। और यही कारण है कि 3 बजे तक करीब अभी तक जो है 48% जो है मतदान होने की बात सामने आई है। अगर पिछले यानी कि 2017 की बात की जाए तो करीब 56% जो है यहाँ पे मतदान हुआ था। तो ये कहा जा सकता है कि 6 बजे तक वही आंकड़ा रहेगा, 55 से लेके 60 के बीच में जो है अभी तक ये कहा जा सकता है। लेकिन क्या कहता है, अगर वोटिंग परसेंटेज 2017 के लगभग बराबर या आसपास ही रहता है तो कोई परिवर्तन आप देखते हैं या स्थितियां बिल्कुल वैसी ही रहेंगी जैसा कि आकलन किया जा रहा है? संजीव, अगर मेरा सवाल आप तक पहुंचा हो तो मैं जानना चाहूंगी कि अगर वोटिंग परसेंटेज 2017 के ही जैसा लगभग रहता है या उसके आसपास रहता है तो क्या कोई बदलाव आप देखते हैं या फिर कमोबेश वही रिपीटिशन होगा जो कि हमने 2017 में भी देखा था? देखिए, अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि जो वोट परसेंटेज अगर कम होता है तो जिस तरह से 2017 में रिपीटेशन हुआ था वही होगा या फिर 2012 का भी हो सकता है। क्योंकि अगर पूर्वांचल की बात की जाए और पूर्वांचल में सबसे बड़ी चीज़ जाति समीकरण भी एक होता है, दूसरा जो यहाँ विकास का मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पे किसानों के साथ बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी समस्याएं, जैसे आवारा पशुओं का भी उनके साथ समस्या। इसके अलावा अगर गोरखपुर देवरिया की बात की जाए, कुशीनगर की बात की जाए तो यह जो है तराई एरिया भी कहा जाता है। जब भी बारिश काफी होती है, काफी तेज होती है, तो जो नेपाल का पानी वो यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पे बाढ़ की भी जो है समस्या बनी रहती है। इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि रोजगार का भी जो है यहाँ पे मुद्दा है। अब जो मतदाता है उसके मन में क्या है, किस चीज को लेकर जो वो अपने मत का प्रयोग कर रहा है, वो भी जो है खुलकर मीडिया से भी बहुत ज्यादा बात करने को तैयार नहीं है। क्योंकि आप देख भी सकते हैं कि जो बूथ है हमारा, बूथ पे जो है काफी ज्यादा जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। बूथ संख्या 322 पे है और देखिए एक मतदाता भी आए हैं। अभी क्या आपने वोटिंग कर दिया? जी सर। जो आपने मतदान किया है किस आधार पे किया है, मतलब विकास का मुद्दा या फिर रोजगार, किस आधार पे आपने? विकास के उत्तर पे किए हैं सर, विकास हो या प्रत्याशी की छवि को भी देखा है? जी सर, प्रत्याशी का छवि भी देखा है, अच्छा लगा जो भी है। तो कहा जा सकता है कि जो मत का अपने प्रयोग कर रहे हैं या तो वो विकास के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं या फिर प्रत्याशी की छवि कैसी है उसको भी जो है कहीं ना कहीं उनके जहन में है और उसी के आधार पर वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए, तमाम तस्वीरें आप हमसे पहुंचा रहे हैं, आपके पास दोबारा रुक करती हूँ। मैं अरशद जमाल हमारे साथ बने हुए बख्शीपुर से, उनका मैं रुक कर लेती हूँ। अरशद, आप जिस पोलिंग सेंटर पर मौजूद हैं वहां क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? क्योंकि अभी तक जितने संवाददाताओं के पास मैंने रुख किया, मैंने ये देखा कि दोपहर के बाद बाकी जगहों में ये जो तस्वीर आती है कि पोस्ट लंच भीड़ बढ़नी शुरू होती है, लेकिन जैसे कि अभी संजीव को ही हमने देखा, पोलिंग सेंटर बिल्कुल खाली पड़ा है। मृगांक भी यही बता रहे हैं कि दोपहर के बाद पोलिंग सेंटर्स खाली होते चले गए हैं, तो वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा हुआ नहीं और लोग वोट कास्ट करने के लिए पहुंच भी नहीं रहे हैं। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या कुछ तस्वीर है इस वक्त? मैं अभी कुछ देर पहले आपको देखा होगा कि जो पूर्वांचल का ये चुनाव हो रहा था, ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपने घरों से निकल कर आ रहे हैं। बार बार प्रशासन जिसके लोगों से विनती करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। आप सबके मुख्यमंत्री ने आज सुबह कहा कि मैं अरशद वापस आपके पास आती हूँ, कुछ ऑडियो ग्लिच है बीच में, उसको हम दूर करके दुरुस्त करके दोबारा आपके पास रुक कर लेते हैं। भूपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भूपेंद्र का एक बार मैं फिर से रुक कर रही हूँ। भूपेंद्र, जो तस्वीर हमने बाकी जगहों पर देखी कि पोलिंग सेंटर्स खाली पड़े हुए हैं, आपने आसपास के इलाकों का और भी असेसमेंट किया होगा, क्या सभी जगहों पर इसी तरह की रिपोर्टिंग हो रही है कि पोलिंग सेंटर्स खाली पड़े हैं और मतदाता इक्का दुक्का की ही संख्या में पहुंच रहे हैं पोस्ट लंच? देखिए, ऐसा है तो बिल्कुल इस लिहाज से न देखा जाए कि कहीं वोटरों की दाखिलता है या मतलब वो जो है भीड़ नहीं हो रही है। जैसे गोरखपुर एक जो है बड़ा शहर है और गोरखपुर बड़ा सिविलाइज्ड शहर माना जाता है, तो इस तरीके से लोगों ने सुबह भी मतदान किया, सुबह से मतदान प्रक्रिया चलती रही और लोगों को मालूम है इस बार 6 बजे तक वोटिंग होनी है, तो उस हिसाब से धीरे धीरे एक मतलब प्रॉपर एक व्यवस्था के साथ वोट गिराने जा रहे हैं। लेकिन मैंने अभी आपको मैंने बताया और मैं ये बिल्कुल एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो
वोटिंग परसेंटेज है 2017 को वो फिर जो है गोरखपुर की जनता जो है उसको छुएगी। और निश्चित तौर पे ये 50 से 60 के बीच में 52 हो, 53 हो, 54 हो, 55 हो, इसके इर्द गिर्द बिल्कुल जो है वो पहुंचेगी ही पहुंचेगी। और लोग जो है वो कतारबद्ध होकर घरों से निकलते हैं और अपने अपने तरीके से, हर आदमी का अपना छुट्टी का दिन होता है, उस तरीके से निकलते हैं और अपने अपने। अभी मैं बात करूं तो जो वोटिंग परसेंटेज होगा वो शाम के समय इससे भी कहीं ज्यादा देखने को मिलेगा, बूथों पे लाइन लगेगी। और ये बात उनको क्लियर कट मैसेज है कि जो लोग भी कतार में खड़े हो जाएंगे, जो लाइन में रहेंगे, उनको वोट डालने का अधिकार मिलेगा और वो वोट डाल सकेंगे। तो बिल्कुल वो चीजें दिखाई देंगी। जैसे जैसे शाम का समय होगा भीड़ बढ़ती जाएगी और यही वो समय होगा कि जब पोलिंग परसेंटेज जो आपको अभी थोड़ा सा धीमा गति से जरूर दिखाई दे रहा है, वो अपने आप में एक्सीलरेट करेगा और वो कहीं ना कहीं जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। होते होते एक बार फिर से आपका आकलन है कि लोग फिर पहुंचेंगे पोलिंग सेंटर्स पर। शायद इस वक्त धूप भी बहुत ज्यादा होती है, लोग खेतों में भी काम कर रहे होते हैं, तो ये एक जो समय होता है इस वक्त थोड़ी धीमी रफ्तार से वोटिंग होनी शुरू होती है। ज्यादातर मतदाता कोशिश करते हैं कि या तो सुबह के समय या फिर काम पर जाने से पहले अपना वोट कास्ट कर ले। ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर शाम के समय में भीड़ ज्यादा देखी जाती है। और क्योंकि अब गर्मियां भी लगभग शुरू हो गई हैं, कई जगहों पर धूप बहुत ज्यादा है, तो लोग उसका भी ख्याल रखते हुए शाम का ही समय प्रेफर करते हैं। मृगांक हमारे साथ बलिया से जुड़े हुए हैं, फिर से मैं मृगांक को रुक कर रही हूँ। मृगांक, आपने कुछ लोगों से बातचीत की, मैं सुन रही थी कि जो लोग हैं वो क्षेत्रीय मुद्दों से ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं। ये चुनाव जो है ये विधानसभा के चुनाव है, लेकिन हम देखते हैं कि वोटर्स अपने मूल विषयों को भूल करके राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर भी वोट कास्ट करते हैं। शायद यही वजह है कि इन चुनाव में हमने क्षेत्रीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दों को भी बहुत पुरजोर तरीके से न सिर्फ तमाम प्लेटफॉर्म्स पर सुना, बल्कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी राष्ट्रीय मुद्दों को ज्यादा पुरजोर तरीके से उठाती दिखाई दी। क्षेत्रीय मुद्दे क्या क्या हैं बलिया की अगर आप बात करें हैं, जैसे कि चिट्टा जानवरों का जिक्र किया आपने और बाकी तमाम रोजगार संबंधी विषय, और ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिसके आधार पर आपको लगता है कि लोग अपना कैंडिडेट जो है उसके हक में वोट कास्ट कर रहे हैं? देखिए प्रीति, मैं तमाम यहाँ लोगों से बातचीत की और सुबह से ही लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। एकाध या तो कह सकते हैं वो बीजेपी का आदमी हो या किसी और पार्टी का आदमी हो या समाजवादी पार्टी का आदमी हो, तो जो नैरेटिव पार्टीज द्वारा सेट किया गया है कि आपको ये बोलना है, आपको ये बोलना है, या उनकी जो शाखा है या उनकी जो पाठशाला है जहाँ से वो पढ़ के आए हैं, उनको उसी तरीके से नैरेटिव दिया है कि आप जब कोई पूछे तो ये जवाब दीजिए। लेकिन तमाम लोग हैं, हम उनसे सबसे बातचीत कर रहे हैं। जैसे बलिया शहर की बात करें तो वहाँ पे लोगों से बातचीत हुई तो उनका कहना था कि यहाँ जल भराव की सबसे बड़ी समस्या है जी। दूसरा उनका कहना यह था कि लगातार इस क्षेत्र को मुख्यमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन पिछले कई सालों से यहाँ एक मेडिकल कॉलेज की जो है एक मांग हो रही है, ताकि जो यहाँ से पलायन होता है कि बाहर पढ़ने के लिए बाहर स्टूडेंट्स को जाना पड़ता है, तो उसके लिए एक मेडिकल हब यहाँ बन जाए तो जो मैन पावर यहाँ से जा रही है वो यहाँ से नहीं जाएगी और यही जो है यहाँ का आदमी जो है यहाँ पढ़ सकेगा, उसका खर्चा भी कम होगा। देखिए अभी मेरे साथ कुछ गांव के लोग भी जुड़ गए हैं, मैं उनसे भी आपकी बात करा देता हूँ। जनाब ये बताइए, आप तो बुजुर्ग आदमी है और पिछले कई साल से चुनावों में वोट डाल रहे होंगे, ऐसे क्या मुद्दे हैं जिसको सोच के आपने वोट डाला? क्षेत्रीय मुद्दे क्या रहे ऐसे? देखिए क्षेत्रीय मुद्दे हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या थी जी बिजली की जी, जब से हमने आँख खोला है, जब से होश संभाला है, इतनी बढ़िया बिजली हमको आज तक देखने को नहीं मिली। बिल्कुल 6 घंटे 8 घंटे बिजली आती थी जी, वो भी एक हफ्ता दिन में आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी। अब बिजली 22 घंटे आ रही है जी। 6 से 9 तो बिजली किसी ने देखा ही नहीं था शाम को जी। उसे पीक आवर लोग बोलते थे, पता नहीं वो पीक आवर कहाँ चला गया अब जी। अब वही पीक आवर में बिजली रह रही है। हमारे छात्र, हमारे मजदूर, सारे लोग, मैंने आपकी बात मान ली, बिजली दे रही सरकार दे रही है, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब बिजली तो मिल रही है लेकिन बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ऐसा है, अगर हम बिजली से उत्पादन करेंगे, अगर हम बिजली से बढ़िया खेती करेंगे, अपने बिजली से व्यवसाय करेंगे तो हमारी कमाई बढ़ेगी। एक बात बताइए, खेती से जो उत्पादन हो रहा है, जितना पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है और बिजली में आप जितना पैसा दे रहे हैं, उनके बीच में कोई रिलेशन है क्या? जमीन आसमान का अंतर है। सरकार ने सुविधा दिया है ना, सरकार यह भी कह रही है कि हम बिजली बिल माफ करेंगे, सरकार किसानों को सुविधा भी दे रही है, सरकार ट्रैक्टर में सब्सिडी दे रही है, सरकार अपने हिसाब से सबके लिए काम कर रही है। देखिए आवास के लिए मैं देख रहा हूँ, आवास जो हमारे यहाँ बना है
जिन गरीबों को हमारे मोहल्ले में, मैं युवाओं से पूछ लेता हूँ, ये जो बात कह रहे हैं उसमें कितना दम है? इनका कहने का ये है कि बिजली 22 घंटे मिल रही है, बिजली का बिल कम आता है, इसके बारे में बताइए। बिजली तो सर जी पहले से काफी अच्छा मिल रहा है। अच्छा, चेयरमैन साहब हमारे कहा है बिजली के लिए, बिजली बहुत अच्छी तरह मिल रही है, पहले ऐसा नहीं मिलता था बिजली। ठीक, बिजली का बिल अधिक आता है सर जी। अब देखिए, मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ कि कुछ राजनीतिक पार्टियों ने ये कहा है कि अगर वो सत्ता में आई तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगी। ये तो सरकार के ऊपर है ना। हम लोग तो मतदाता है, हम मतदान देंगे। मतलब ये चुनाव में कहीं चलेगा नहीं कि 300 यूनिट फ्री चाहिए आप लोगों को? ये सरकार तो सरकार तो कहते हैं कुछ और, करते कुछ और। हम क्या कर सकते हैं इसमें? हमारा तो मत है, मत दे सकते हैं। आप पढ़ने के लिए कहाँ जाते हो? बलिया जाते हैं। बलिया जाते हैं जी। क्या इस तरह एजुकेशन का वहाँ पे कितना बड़ा कॉलेज वगैरह है? वहाँ कॉलेज तो सही है, यहाँ पे बीएड करते हैं वहाँ जी, बीएड करते हैं। आप बीएड कर लिए जी। नौकरी अभी टेट को अप्लाई किए थे। अब तो टेट का तो पेपर ही कैंसिल हो गया था। नहीं, फिर से हुआ है ना। फिर से हुआ है। हाँ, पेपर हुआ है, रीड नहीं आया है। अच्छा, तो नौकरी की आशा है कि नौकरी लगेगी अब सरकार बदलेगी तो, या सरकार आएगी तो? सरकार बदलेगी तभी तो नौकरी मिलेगा। और सरकार आई तो ये भी जब आएगी तभी तो मिलेगी। प्रीति, आप बिल्कुल मृगांक, मैंने सुन लिया, आप देख रही हैं। बिल्कुल मैंने सुन लिया, आपने जो सवाल उनसे किया वो उसका जवाब नहीं देंगे, लेकिन ये हकीकत है कि बिजली या फिर जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उसका भी ध्यान क्षेत्र की जनता रख रही है और उसके आधार पर ही अपना वोटकास्ट करिए। मैं लौटूंगी आपके पास, आप बड़ी इंटरेस्टिंग बातें इन लोगों के साथ कर रहे हैं। मैं अरशद का एक बार फिर से रुख कर रही हूँ। अरशद, आप जहां पर हैं, पहले आपसे बात नहीं हो पाई, ऑडियो ग्लिच था, वहां पर क्या तस्वीर देखी जा रही है? जैसा कि मृगांक तस्वीर बता रहे हैं कि राष्ट्रीय मुद्दों का भी लोग जिक्र कर रहे हैं चुनावों में, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दे वो जनता का, क्योंकि सीधा सरोकार है विधानसभा चुनाव में, वो हावी भी हैं और उनके आधार पर लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। लेकिन पूर्वांचल के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर मुद्दों से ज्यादा जाति के आधार पर राजनीति होती है। इसका कुछ इम्पैक्ट, इसकी कोई छाप आपको देखने को मिली? बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपने कहा है कि पूर्वांचल का ये जो बेल्ट है, कहीं देखा जाए कि इस तरह से जातिगत समीकरण होने का हासिल। ऐसे में देखा जाए कि कुछ जातियों के वर्ग के लोग जो है इस तरह से संबंध किए और उसके बाद वहां पर उस जाति के लोगों को टिकट दिया गया। ये साफ संकेत है कि कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण साधा जा रहा है। तो ऐसे में देखा जाए कमोबेश स्थिति उसी तरह की देखने को मिल रही है। जिस मैं बात कर हूँ वहाँ कहीं ना कहीं तरह से देखा जाए वोट ऑफ परसेंटेज अभी तक कम है। और ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने देखा, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा लोग अभी भी जो कतार में खड़े हैं। मैं अभी कुछ देर पहले ये फर्क क्यों है अरशद, जो आप बता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोग जा रहे हैं, कतारें लगी हुई देखने को मिल रही हैं तमाम पोलिंग सेंटर्स पर, लेकिन शहरी इलाकों में लोग क्यों नहीं निकल रहे? क्या किसी बात की नाराजगी है या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो उनको लगता है कि इसका समाधान हो ही नहीं सकता, यानी कि बदलाव के लिए हम जिम्मेदार भी क्यों हो, घर से बाहर ही मत निकलिए, आज का दिन छुट्टी के दिन की तरह बिता लीजिए, ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, सीएम ने भी सुबह सबसे यही दरख्वास्त की थी कि सबसे पहले जलपान से पहले आप वोट जरूर डालें, और प्रशासन बार बार यही कह रहा है। लेकिन कहा जाए कि शहरी क्षेत्र के लोग अपने घरों से निकल नहीं रहे और वहीं ग्रामीण क्षेत्र के लोग किस लिए निकल रहे हैं? उन्होंने कहा है कि मेरे स्थानीय मुद्दे महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जिस तरह से युवा, मैंने देखा कि युवा जो है वो गाँव गाँव में खड़े हैं, लाइन में लगते हैं कतार में, और वहां पर बुजुर्ग भी लगे हुए कतार में। लेकिन वही चीज कहीं न कहीं युवा वर्ग, खास करके जिस तरह से कहा जाए 9 विधानसभा की सीटों में 25% के युवा पहली बार जो मतदान करेंगे वो कहीं ना कहीं अहम रोल अदा करेंगे। वो अपनी कहें कि रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर या और भी व्यवस्था को लेकर वो कहीं ना कहीं पहली बार मतदान कर रहे हैं। लेकिन ये जो स्थिति देखने को मिल रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा वोट ऑफ परसेंटेज है और शहरी क्षेत्रों में कम है। लेकिन इनमें महिलाओं की संख्या कितनी मानी जाए अरशद? वहां पर ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों में आप देखेंगे कि महिलाएं ज्यादा घर से निकल रही हैं, वो अपना हक समझती। अभी मैंने कुछ देर पहले एक व्हील चेयर पर एक महिला को, मैं आपको बताऊं, वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर यहाँ पर आई थी, जिस मैं बूथ पे था वहां पर। वो उस बूथ पर आप अंदाजा लगाइए कि वो महिला करीबन 55 साल की रही होगी। मैंने उनसे पूछा कि इस कंडीशन में आप कार में बैठकर सिलेंडर लेकर यहाँ पर क्यों आई हैं? तो बोली कि नहीं, ये मेरा अधिकार है और लोकतंत्र के लिए एक बड़ा पर्व का दिन है, आज के दिन मुझे ये जाना जरूरी था। मैंने कहा आपकी तबीयत खराब थी? तो उन्होंने कहा नहीं,
मेरे लिए जरूरी है। अरशद, 2017 में यही महिलाएं हैं जिन्होंने बदलाव की बयार को हवा दी थी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि देखिए 2017 की जो स्कीम देखा जाए। क्या शर्मा रहा है? दांत, खाज, खुजली है, हमें भी होती है। चर्म रोगों पर पड़े भारी, सालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। सालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDOs, सालिम लोशन। की जा रही है क्योंकि लोगों का अपना अपना मत है। कुछ लोगों का ये कहना है कि जातिगत समीकरण के आधार पर ही वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग विकास के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं या फिर अपनी समस्याओं को लेकर चल रहे हैं। क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी है, ये जो चुनाव होता है लोकल स्तर का चुनाव भी माना जाता है, क्योंकि जो स्थानीय लोग होते हैं उनको यह चाहत होती है कि उनका जो जनप्रतिनिधि है वो उनसे आकर मिले या फिर उनकी जो समस्या है उनका निदान हो। तो ये भी एक समस्या ये कारण हो सकता है। इसके अलावा अगर जातिगत की बात की जाए तो पूर्वांचल की अगर खास तौर से बात की जाए तो यहाँ पर जातिगत समीकरण काफी ज्यादा जो है इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रत्याशी, अगर ये भी कहा जा सकता है कि 10 जिले के 57 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है, जिनमें से 11 सीटें जो है सुरक्षित हैं। इससे भी एक साफ जाहिर होता है कि 57 में से 11 सीटें सुरक्षित हैं। तो यानी कि जो जातिगत समीकरण है वो काफी ज्यादा यहाँ पे महत्व रखता है, क्योंकि अगर कुशीनगर की बात की जाए या फिर देवरिया की बात की जाए, गोरखपुर 3 जिले के विधानसभा सीटों की भी बात की जाए, तो यहाँ पर निषाद की बात की जाए, गैर यादव की बात की जाए, ओबीसी की बात की जाए या फिर मुस्लिम बल की बात की जाए, तो ये तीनों चारों जो जाति हैं वो काफी ज्यादा अहम रखते हैं। और यही कारण है कि जिस तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति हुई, ये कहा जा सकता है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य जो भारतीय जनता पार्टी में थे वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ जो है समाजवादी पार्टी में आ गए, और कुशीनगर में कहीं ना कहीं जो मौर्य वोट बैंक है यानी कि पिछड़ों का वोट बैंक है वो काफी ज्यादा है। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी ने उनको वहां से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। ओम प्रकाश राजभर भी जो है राजभर की हामी भरते हैं कि पूर्वांचल में राजभर सबसे ज्यादा है और जो राजभर है वो उनके साथ है। अगर तीसरी ओर ये भी कहा जा सकता है कि अगर गोरखपुर मेन खास सीट की बात की जाए तो यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा कायस्थ हैं, फिर वैश्य हैं, फिर ब्राह्मण हैं। तो यानी कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक वर्ग ऐसा है जो किसी न किसी से प्रभावित है, जबकि दूसरा वर्ग किसी न किसी से प्रभावित है। और यही कारण है कि जितने भी राजनीतिक दल है वो अपने प्रत्याशियों का चयन उसी आधार पर करते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि मुद्दा जो है विकास का हो सकता है या फिर लोगों की समस्याओं का भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जाति समीकरण वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा। और यही कारण है कि प्रत्याशी उन्हीं प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाता है जो जिस जाति के लोगों की विशेष संख्या ज्यादा होती है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि जाति समीकरण जो है काफी अहम होता है इस चुनाव में। अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में मुद्दे होते हैं, लेकिन विधानसभा का जो चुनाव होता है वो स्थानीय स्तर पर लेकिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप संजीव, विधानसभा का चुनाव तो स्थानीय मुद्दों और स्थानीय विषयों के आधार पर ही लड़ा जाता है और लड़ना भी चाहिए। लेकिन मृगांक भी हमारे साथ है, वो कुछ लोगों से बात भी कर रहे थे। मैंने देखा ज्यादातर जो मतदाता हैं जब उनसे पूछा जाता है तो वो देश की बात करने लगते हैं, राष्ट्र की बात करने लगते हैं। करना चाहिए, राष्ट्रवाद की भावना बहुत अहम होती है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में जब हम राष्ट्रवाद जैसे विषयों को लेकर के आ जाते हैं तो जो स्थानीय मुद्दे हैं वो तो कहीं अलग थलग पड़ जाते हैं। फिर उस पर अगर जातिगत समीकरण जैसे दूसरे एस्पेक्ट्स का भी इन्फ्लुएंस हो तो फिर दरअसल जो लोकल मुद्दे हैं उसकी तो उतनी चर्चा ही नहीं होती, बात ही नहीं होती। ऐसा ही कुछ आपने ऑब्जर्व किया या फिर मिला जुला असर देखने को मिला आपको? प्रीति, एक बात तो समझ लीजिए, लगातार मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूं और स्थानीय मुद्दे पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर स्थानीय मुद्दे हैं क्या। लोगों के पास अलग अलग नैरेटिव्स हैं और मुझे नहीं लगता वो किसी वाकई में किसी मुद्दे की बात कर रहे हैं, वो पार्टी के नैरेटिव्स दे रहे हैं। राष्ट्रवाद का, जैसे मैंने अभी शुरू में आपसे लड़के से मैं यही समझना चाह रही हूँ। यूपी का चुनाव हो रहा है, यूपी का चुनाव हो रहा है, लोग यूक्रेन तक का जिक्र कर रहे हैं। ये बात ठीक है क्योंकि वहां पर भारतीय फंसे हुए हैं तो उनको लेकर के भी आपकी एक चिंता हो सकती है, लेकिन स्थानीय मुद्दे मसलन बाढ़ एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसा विषय है जो अक्सर हर साल आता है। और हमने देखा था जब मुख्यमंत्री तक को हवाई सर्वेक्षण करना पड़ रहा था उन बाढ़ग्रस्त इलाकों में, लेकिन लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं।
बिल्कुल। देखिए मैं यही बात कहने जा रहा हूं कि पार्टी जो अपने लोगों को, मतदाताओं को पहुंचा रही है, वो राष्ट्रीय मुद्दे भी पहुंचा रही है, नैरेटिव्स भी सेट कर रही हैं और स्थानीय मुद्दे कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं। मैं कोशिश यही कर रहा हूं, सुबह से ये खोजने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर स्थानीय मुद्दे क्या हैं जिसको सोच के वोट डालें। पहले मैं एक आपसे बात कराता हूँ, हमारे साथ एक महिला जुड़ गई है और ये हमारे लिए अच्छी बात है। एक बात बताइए, आप तो घर भी संभालती हैं, ठीक है ना, तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपके लिए किचन ज्यादा जरूरी है या महंगाई का मुद्दा ज्यादा जरूरी है या कोई और मुद्दा जो आपके लिए है चुनाव में? मेरे लिए मुद्दा है कि जिस सरकार में महिलाएं सुरक्षित हो वो सबसे अच्छा है। महिलाएं या लड़कियां भी पढ़ने लिखने या कहीं जा रही हैं, सुरक्षित है, वो रोड पे चल रही है निडर होकर के, सबसे बेटर वही है। हाँ। महंगाई तकलीफ नहीं देती? नहीं। डराती नहीं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि महंगाई डराती नहीं। आप तो मुझे यहीं के क्षेत्रीय लग रहे हैं और ग्रामीण परिवेश से आते हैं, आप मुझे बताइए कि क्या स्थानीय मुद्दा क्या होना चाहिए यहाँ का? स्थानीय मुद्दा, मंत्री जी खेल मंत्री थे, एक यहाँ लड़कों के लिए फील्ड नहीं बना पाए, उपेंद्र तिवारी, और यहाँ तहसील मुद्दा बहुत दिनों से आ रहा है, वो नहीं प्रीति ये कुछ स्थानीय मुद्दा समझ में आता है कि यहाँ की जनता आखिर खेलने कूदने के लिए, अगर कुछ ऐसा मुद्दा है, खेल मंत्री आपके क्षेत्र से आते हैं और आपने उस दौरान विकास नहीं किया, तो ये मुद्दा समझ में आता है। पूरा फेफना विधानसभा में एक खेल का कोई फील्ड बच्चों के लिए नहीं बना पाए, क्या वो चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं। बदलाव की ओर है और बुरी तरह हार रहे हैं। मृगांक, कुछ समय पहले का खेल मंत्रालय अनुराग ठाकुर के पास भी था और हमने देखा था कि चुनाव में उनको प्रचार के लिए उतारा गया था मैदान में। पूर्वांचल की बेल्ट में बखूबी उनके जरिए भी चुनाव प्रचार कराया गया, जनसभा कराई गई। इन लोगों से पूछिए, इनकी बातचीत नहीं हो पाई क्या नेताजी से? अच्छा ये बताइए, चलिए उपेंद्र तिवारी को छोड़ दिए, लगातार अनुराग ठाकुर खेल मंत्री रहे हैं वो और लगातार सक्रिय क्षेत्र में, आप लोगों की बातचीत हुई, अपनी मांग नहीं रखी आपने? अनुराग ठाकुर केवल उपेंद्र तिवारी के यहाँ काजू पनीर खाते आए तो थे यहाँ, आते हैं बस, उनको व्यक्तिगत उनसे मिलते हैं और चले जाते हैं, आम जनता से कोई उनका दर स्पर्श नहीं है। एक बात आपसे पूछूंगा, देखिए बात तो वो वाजिब कर रहे हैं कि खेल मंत्री आपके क्षेत्र से आते हैं और लड़के यहाँ के कहाँ खेलने जाएंगे? खेल कूद भी एक शारीरिक व्यायाम है और तब मतलब एक्सेल करने का तरीका है, तो यहाँ जरूरत है उस चीज की जरूरत है। इसके लिए सब लोग कहे हुए हैं, लगे हैं, खेल के मैदान का पूजा भी होगा। बड़ी दिलचस्प बातें आप जनता से कर रहे हैं। मैं चाहूंगी जो महिला आपके साथ हैं इनसे जरा एक प्रश्न पूछ लीजिए, रसोई गैस की कीमतें कहाँ तक पहुंची और ये कैसे अपना किचन संभाल रही हैं, किचन का बजट कैसे मैनेज कर पाती हैं? प्रीति, मैंने वहीं से शुरू किया था लेकिन उन्होंने मेरी बात का सही जवाब नहीं दिया। दोबारा सही, सिलेंडर की कीमतें कितनी है? मैडम एक बात बताइए, हमारी एंकर जानना चाहती हैं और वही सवाल मैंने आपसे पूछा था, महंगाई आपको नहीं डराती? सिलेंडर के दाम की कीमतें आसमान छू रही हैं और हो सकता है चुनावों के बाद उसमें बढ़ोतरी हो जाए, क्योंकि जो कच्चे तेल की कीमत है वो आसमान छू रही है, तब भी आपको नहीं डराएगी? बिल्कुल नहीं, महंगाई से एकदम बिल्कुल नहीं डर है, इसलिए कि बच्चों के रोजगार भी मिल रहा है, स्वरोजगार मिल रहा है। देखिए रोजगार तो बहुत बड़ा मुद्दा रहा, विपक्ष उठाता रहा, कौन सा रोजगार दिया? स्वरोजगार मिल रहा है, अपने परिश्रम से करके स्वरोजगार करिए, उसके लिए सरकार पैसा भी दे रही है लोन के रूप में। स्वरोजगार अपने घर पे, स्वरोजगार में क्या क्या योजना? स्वरोजगार में योजना बहुत चला है कि घर पे ही ये पतल वाला फैक्ट्री खुल गया है, गिलास वाला फैक्ट्री खुल गया है, बहुत व्यवस्था हुआ। जागरूक मतदाता है और सरकार की तमाम योजनाओं से वाकिफ भी हैं, ये अच्छी बात है, योजना भी है। कोशिश कर आपके पास भी मौजूद है भूपेंद्र हमारे साथ हैं, एक बार फिर से मैं उनका जिक्र कर रही हूँ, उनका रुख कर रही हूँ। भूपेंद्र, जिस तरह की बातें आप कह रहे थे कि लोग जैसे जैसे दिन अब आगे बढ़ेगा, धूप थोड़ी ढलेगी तो लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे। हमने देखा कि मृगांक जिस बूथ पर है वहां पर अब महिलाएं फिर से आने लगी हैं, दिन का समय भी होता है, खाना इत्यादि भी बनाना होता है, बहुत सारी चीजें हैं और धूप अलग है। यहाँ पर जो कुछ मुद्दे हैं, जो स्थानीय विषय हैं, उसको भी हमने सुना समझा। मसलन जैसे खेल इत्यादि के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इस बेल्ट में डेवलप नहीं की गई, रोजगार के साधन बहुत ज्यादा डेवलप नहीं किए गए। महंगाई एक अलग विषय है, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर के बारे में कहा था कि क्योंकि यहीं से उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी तो वो दिल के उनके बहुत पास है, बहुत करीब है। वही दिल की गहराइयों के साथ में क्षेत्र की जनता भी कनेक्टिविटी अपनी पाती है क्या? बिल्कुल, देखिए मैं अभी आप लोग की बात हो रही थी और नैरेटिव की बात हो रही थी जी, उसके बाद मामले की बात आई। देखिए नैरेटिव का जो मतलब होता है, चुनाव किसी नैरेटिव को सेट करके ही चुनाव लड़ जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँ कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने
पाया कि वो डिफरेंट क्या था। तो डिफरेंट नहीं था कि राष्ट्रीय मुद्दा, इसके अलावा जो विदेश पॉलिसी थी हमारी या जो हमारी आर्थिक नीतियां थी वो बिल्कुल जर्जर स्थिति में थी। तो उन्होंने एक नैरेटिव राष्ट्रीयता का, उसके बाद सनातन धर्म और संस्कृति का जो नैरेटिव गढ़ा, उसी के उसी नैरेटिव से जो है 2014, उसके बाद 2017, उसके बाद 2019 तक चुनाव लड़ा गया। तो ये राजनीतिक दल और हर राजनीतिक दल यही समावेश करता है कि जिस चीज में वो कमजोर होती है उसको वो पाती है, और जो उसका मजबूत जो पॉइंट होता है, मजबूत जो उसका बिंदु होती है, उसको वो फोकस करती है। तो बिल्कुल जिस तरीके से इस बार के 2022 के चुनाव में 2017 में जो बीजेपी जो है वो सत्ताधारी दल था, वो जानती थी कि सरकार में रहने के बाद कुछ लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो जाहिर सी बात है कि इस बार पूरी नहीं हो पाई। तो वो कहीं ना कहीं जो है वो बिल्कुल जो है वो नाराजगी का, लोग नाराज होंगे और उस तरह से वोट करने वाले। तो फिर वही मोदी जी के चेहरे को थोड़ा सा आगे किया गया। अब देखिए जिस तरह से पश्चिमांचल में आप देखिए मोदी जी का बहुत ज्यादा विरोध था क्योंकि किसान आंदोलन वहां पे प्रभावी था, तो वहां पे योगी जी के चेहरे को आगे किया गया और योगी जी की ज्यादा वहां चुनावी जनसभाएं की गई और उस तरीके से उस फेज को निकालने का जो पहला और दूसरा फेज था उसको निकालने की भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी प्रयास किया। उसी तरीके से पूर्वांचल में तमाम जो बेरोजगारी की समस्याओं की बात हो रही है या थोड़ा पिछड़ापन है पूर्वांचल में, उस तरीके का अभी नहीं हो पाया जो पश्चिम का बेल्ट है जिस तरह से कितना उन्नत और प्रगति के रास्ते पे है। तो बिल्कुल तो वहां का एजेंडा यहाँ नहीं चल सकता, यहाँ का एजेंडा वहां नहीं चल सकता। तो यहाँ पे जो बीजेपी ने अपना जो नैरेटिव सेट किया पूर्वांचल के लिए वो यही आज जो सनातन धर्म। चलिए मैं अर्शद का रुख कर रही हूँ। अर्शद हमारे साथ बने हुए। अर्शद का मैं रुख करूं, इससे पहले संजीव हमारे साथ हैं, संजीव का मैं रुख कर रही हूँ। संजीव, विकास के नाम पर जितनी बातें किए गए, जितने दावे किए गए, रोजगार के लिए भी क्या उतने ही प्रयास किए गए? क्योंकि जैसे मृगांक हमारे साथ मौजूद हैं, तो मृगांक के साथ जो लोग हैं वो स्वरोजगार की बात कर रहे हैं। इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की कमी देखी जा रही है, आपका क्या कहना है? और जिन लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ होगा, क्या उन्हें कुछ उम्मीद है कि सरकार बनने के बाद कुछ इस क्षेत्र में रोजगार के भी साधन या विकल्प मुहैया कराए जाएंगे? देखिए, कहा जा सकता है कि छठे चरण का जो मतदान है वो 2 घंटे के बाद जो है समापन की ओर होगा, लेकिन इस दौरान जितनी भी अभी तक जनसभाएं हुई हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो उनके जो भी जनसभाएं, डबल इंजन की सरकार ने जो भी काम किया है, यानी कि जो योजनाएं जनता के लिए लाए हैं या लाई गई है, वो जो है उन योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाने का उन्होंने काम किया था। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो उनका ये साफ कहना था कि 5 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई भी काम नहीं किया है। अगर जनता की बात की जाए या फिर जो मतदाता हैं उनसे भी जो मेरी बात हुई है तो उनका ये कहना था कि कहीं पे स्वरोजगार की भी बात उन्होंने कहा है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि इस सरकार ने जो उनको रोजगार भी दिया है, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है, इसके अलावा ट्रामा सेंटर बनाया गया है, एम्स बनाया गया है, उससे जो है काफी ज्यादा लोगों को राहत भी मिली है। और इसके अलावा ये भी कह सकते हैं हम कि हमारे साथ कुछ लोग भी, उनसे बात करें कि आप लोगों ने वोटिंग कर लिया? जो आपने मतदान किया है किस आधार पे, क्या मुद्दे के आधार पे किया है या फिर प्रत्याशी को देख के, किस आधार पे आपने वोटिंग? नहीं, डेवलपमेंट के हिसाब। डेवलपमेंट के, हाँ। गोरखपुर की अगर बात की जाए, गोरखपुर आपने वोटिंग किया है तो कितना डेवलप हुआ है? बहुत डेवलपमेंट हुआ गोरखपुर। जैसे रामगढ़ ताल बन गया है, यहाँ पर वो खाद कारखाना बंद था वो शुरू हो गया है, जू बन गया है और रोडें बहुत अच्छी हो गई हैं। आपको भी लगता है कि गोरखपुर का काफी ज्यादा विकास हुआ है? हाँ। और उसी विकास के ही आधार पे आपने अपना वोटिंग किया? हाँ, बिल्कुल। एक महंगाई भी बहुत बड़ा मुद्दा कह सकते हैं कि जिस तरह से अगर देखा जाए, रसोई गैस जो सिलेंडर है उसके दाम काफी ज्यादा है या फिर पेट्रोल के दाम, तो वो क्या कहीं इफेक्ट डाल रहा है आप लोगों को? नहीं, इफेक्ट डालता। समय के साथ जैसे परिवर्तन हो रहा है तो महंगाई में भी परिवर्तन हो रहा है। आयात निर्यात का इफेक्ट ज्यादा पड़ता है, जैसे कि दूसरे देशों से जो चीजें आती हैं तो उसका इफेक्ट पड़ता है। और रही बात वोटिंग की, तो वोटिंग हम लोग पर्सनल अपने व्यू से देख कर समझ कर सब लोग वोट कर रहे हैं। इसमें क्या आपका व्यू रहा, किस आधार पे आपने? डेवलपमेंट, ऑफकोर्स, मतलब व्यक्तिगत व्यू को किनारे रख के यदि हम सोशल व्यू देखें तो वो ज्यादा इफेक्ट डालता है वोटिंग में। विकास का मुद्दा रहा, आप लोगों ने भी आपने भी वोटिंग किया है, किस आधार पे किया है? मतलब क्या प्रत्याशी देखा है या फिर गोरखपुर का विकास हुआ है या फिर कुछ रोजगार के अवसर मिल रहे हैं बच्चों को? बच्चों को भाई बहुत कुछ मिला है यहाँ पर। हाँ, अभी ये सब देख के किया गया है।
गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर में जिस तरह एम्स और ट्रॉमा सेंटर भी खोला जा रहा है आसपास के जिले में, और गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस की एक बहुत बड़ी बीमारी थी, तो उस पर क्या आपको लगता है कि कंट्रोल हो चुका है? बिल्कुल बिल्कुल कंट्रोल हो गया, योगी जी ने बहुत अच्छी तरह कंट्रोल किया है। चलिए, तो विकास, चीफ मिनिस्टर, डेवलपमेंट और वो तमाम स्थितियां जो पहले के मुकाबले अब बेहतर हुई हैं, जनता उसके आधार पर अपना वोट कास्ट कर रही है। लेकिन ये भी हकीकत है कि पूर्वांचल जहां आज वोट डाले जा रहे हैं, वहां पर जातिगत आधार पर भी वोट डाले जाते हैं। ये समीकरण भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है। संजीव, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मृगांक, तमाम लोगों से चर्चा करने के लिए, महत्वपूर्ण बातें हम तक रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और भूपेंद्र, जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार महाकवरेज चुनाव को लेकर के जारी है। आप चलते रहिए सहारा समाचार।